नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। पत्रकारिता पर पहले भी सवाल उठते रहे, आज भी उठ रहे, लेकिन जी न्यूज के पत्रकार विश्व दीपक का इस्तीफा पत्रकारिता और पत्रकारों को हिला देने वाला है। दरअसल ये इस्तीफा एक आईना है उन लोगों के लिए और उन चैनल्स के लिए जो एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। एक सवाल भी है कि आखिर पत्रकारिता के नाम पर खुद जज बनकर फैसले सुनाना कितना जायज है, कितना सही है। पत्रकारिता के उसूलों को ताक पर रखकर अपने फायदे के लिए खबरें दिखाना कहां तक जायज है। इन्हीं सवालों में बहुत से पत्रकारों का आज के वक्त में दम भी घुट रहा है, लेकिन कभी तो अपने अंदर की आवाज सुननी ही होती है। विश्व दीपक ने आखिरकार आजादी को चुना। बहुत हिम्मत चाहिए। दरअसल इसी हिम्मत का नाम ही पत्रकारिता है। वो लोग जो इसी पत्रकारिता की आड़ में उगाही का कारोबार करने के आरोपी हैं, उनके लिए एजेंडे पर आधारित खबरें चलाना कौन सी बड़ी बात है। सवाल यह है कि क्या कुछ बदलेगा? क्या विश्व दीपक के इस्तीफे में उन्हें अपनी असली सूरत नजर आएगी? इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ बहुत खास मेहमान हैं। सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करवा दें। मुकेश कुमार हमारे साथ हैं स्टूडियो में, वरिष्ठ पत्रकार। अमलेंदु उपाध्याय हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। इसके अलावा कुछ और खास मेहमान, प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगी, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विवेक यादव भी मेरे साथ हैं, और बीजेपी के प्रतिनिधि भी कुछ ही वक्त में हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आज ये विषय चुनने की जरूरत क्यों पड़ी। विश्व दीपक आखिर किन हालातों से गुजर रहा था जिससे आजिज आकर उसने इस्तीफा देना बेहतर समझा। जी न्यूज की इनसाइड स्टोरी। जी न्यूज के पत्रकार का दर्द। लोग कहने लगे छी न्यूज पत्रकार। जी न्यूज की सुपारी किलिंग पत्रकारिता का सच। जेएनयू विवाद के कवरेज के जी न्यूज के तरीके के खिलाफ चैनल के पत्रकार विश्व दीपक ने इस्तीफा दे दिया है। विश्व दीपक ने अपने इस्तीफे में जी न्यूज पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। प्रिय जी न्यूज, 1 साल 4 महीने और 4 दिन बाद अब वक्त आ गया है कि मैं आपसे अलग हो जाऊं। हालांकि ऐसा पहले करना चाहिए था, लेकिन अब भी नहीं किया तो खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। आगे जो मैं कहने जा रहा हूं वो किसी भावावेश, गुस्से या खींच का नतीजा नहीं है, बल्कि एक सुचिंतित बयान है। मैं पत्रकार होने के साथ साथ उसी देश का एक नागरिक भी हूं जिसके नाम अंध राष्ट्रवाद का जहर फैलाया जा रहा है और इस देश को गृह युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है। मेरा नागरिक दायित्व और पेशेवर जिम्मेदारी कहती है कि मैं इस जहर को फैलने से रोकूं। मैं जानता हूं कि मेरी कोशिश नाव के सहारे समुद्र पार करने जैसी है, लेकिन फिर भी मैं शुरुआत करना चाहता हूं। इसी सोच के तहत जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के बहाने शुरू किए गए अंध राष्ट्रवादी अभियान और उसे बढ़ाने में हमारी भूमिका के विरोध में मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। जेएनयू विवाद पर जी न्यूज पर दिखाई गई खबरों को विश्व दीपक ने न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना बल्कि खतरनाक भी बताया। प्रिय जी न्यूज, सवाल यह है कि एक पत्रकार के तौर पर हमें क्या हक है कि किसी को देशद्रोही की डिग्री बांटने का? ये काम तो न्यायालय का है ना। कन्हैया समेत जेएनयू के कई छात्रों को हमने लोगों की नजर में देशद्रोही बना दिया। अगर कल को इनमें से किसी की हत्या हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमने सिर्फ किसी की हत्या और कुछ परिवारों को बर्बाद करने की स्थिति पैदा नहीं की है, बल्कि दंगा फैलाने और गृह युद्ध की नौबत तैयार कर दी है। कौन सा देश प्रेम है ये? आखिर कौन सी पत्रकारिता है ये? आखिर हमें इतना दीनहीन, अनैतिक और गिरा हुआ क्यों बना दिया गया? देश के सर्वोच्च मीडिया संस्थान से पढ़ाई करने और आज तक से लेकर बीबीसी और डॉयचे वेले जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद मेरी पत्रकारी जमा पूंजी यही है कि लोग मुझे छी न्यूज पत्रकार कहने लगे हैं। हमारे ईमान की धज्जियां उड़ चुकी हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? विश्व दीपक ने सवाल किया है कि क्या पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांत तटस्थता का और दर्शकों के प्रति ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं रह गया है? कितनी बातें कहूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार मुहिम चलाई गई और आज भी चलाई जा रही है। आखिर क्यों? बिजली, पानी, शिक्षा और ऑड इवन जैसी जनता को राहत देने वाली बुनियादी नीतियों पर भी सवाल उठाए गए। केजरीवाल से असहमति का और उनकी आलोचना का पूरा हक है, लेकिन केजरीवाल की सुपारी किलिंग का हक एक पत्रकार के तौर पर नहीं है।
केजरीवाल के खिलाफ की गई नेगेटिव स्टोरी की अगर लिस्ट बनाने लगूंगा तो कई पन्ने भर जाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांत तटस्थता का और दर्शकों के प्रति ईमानदारी का कुछ तो मूल्य है कि नहीं। विश्व दीपक के ये आरोप बेहद गंभीर हैं। इन आरोपों ने एक बार फिर जी न्यूज का असली चेहरा देश के सामने बेनकाब कर दिया है। टीम न्यूज वॉल इंडिया। तो इस्तीफा ये कह रहा है विश्व दीपक का कि सिर्फ जेएनयू के मामले में नहीं, इससे पहले भी जी न्यूज ने जिस तरीके से रिपोर्टिंग की है वो उसको परेशान करता रहा और वो लंबे वक्त से घुट रहा था और आखिरकार उसने आजादी का रास्ता चुना, इस्तीफा देके हट जाने का, अलग हो जाने का रास्ता चुना। कुछ वकीलों को आपको सुनवाते हैं जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जिस तरीके से जी न्यूज इस पूरे मामले को रिपोर्ट करता रहा, इससे वो भी काफी नाराज। सुनिए जरा उनको। कि ये कानून का सबसे पहला प्रिंसिपल है कि जब तक ये आदमी कन्विक्ट ना हो जाए तब तक वो पूरी तरीके से निर्दोष माना जाएगा। देखिए, इसमें हम तो यही कहेंगे कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि जी न्यूज और भी कई शिकायतें हैं जी न्यूज के ऊपर कि वो एडिटिंग करके दिखाते हैं और वो पर्सनल लाभ और हानि से बाइट होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर वो कोई न्यूज दिखाते हैं तो उस न्यूज की कितनी सिंसियरिटी है और लोग उसे कितनी गंभीरता से लेते हैं, ये तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। जी न्यूज चैनल के जो ये तथाकथित संपादक हैं, एडिटर हैं, इनके कई ऐसे चीजें सामने आ चुकी है जिससे वो विवादों के घेरे में रहे। इसके पहले ही शायद वो किसी कांग्रेस नेता के स्टिंग ऑपरेशन में वो जेल की हवा खा चुके हैं। पूरी देश देख रही है। मैं भी एक एडवोकेट हूं, एडवोकेट से पहले मैं इस देश का नागरिक हूं। हर जगह देख रहा हूं, सिर्फ सिवाय जी न्यूज का बाकी कहीं से भी इनकी मतलब इसको अगर मैं बाहर भी पुष्टि करूं, एक समाज में भी अगर आप गलत के खिलाफ माहौल बनाते हैं, ऐसी नहीं मिल रही है। ये उन लोगों की आवाज है जो देश की सबसे बड़ी अदालत में वकालत करते हैं। अब आपको हम 10 फरवरी की तारीख में जो जी न्यूज ने वीडियो दिखाया था वो हम दिखाने जा रहे हैं ताकि आप समझे। ये वो वीडियो है जिसके लिए विश्व दीपक ये कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कहीं नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उस दिन लगवाए गए, उसमें ऊपर बाकायदा लिखवाया गया, जबकि उसमें आवाजें वैसी नहीं थी। अफजल की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आजादी तक जंग रहेगी, आजादी तक जंग रहेगी। हमारा आजादी रात को लाल मांगे आजादी, पुरुष भी मांगे आजादी, मीर मांगे आजादी। तो अफजल की हत्या नहीं। ये वीडियो क्लिप इसलिए भी अहम हो जाती कि जो इंडियन एक्सप्रेस ने जो खबर छापी है विश्व दीपक के हवाले से, उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि जब ये वीडियो पहले आया तो यह बताया गया कि इसमें ये आवाजें नहीं है। फिर एडिटर की तरफ से कहा गया कि नहीं, इसमें यह चीज लिखकर दिखाया जाए। बहरहाल हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। अपने पैनलिस्ट से एक बार फिर से आपकी मुलाकात करवाते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की नेता हैं। राजीव बब्बर कुछ ही वक्त में मेरे साथ होंगे, बीजेपी के नेता। इसके अलावा विवेक यादव हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, और मुकेश कुमार मेरे साथ स्टूडियो में, वरिष्ठ पत्रकार, अमलेंदु उपाध्याय, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले विवेक यादव आपके पास आ रहे हैं। जो कुछ विश्व दीपक अपने इस्तीफे में कह रहे हैं उसमें एक पहलू केजरीवाल से जुड़ी खबरों का भी है। दिल्ली में आप सरकार चला रहे हैं, क्या कदम आपको लगता है उठाया जाना चाहिए ऐसे मामलों में जब एक न्यूज चैनल इस तरह की चीजों में लिप्त पाया जा रहा है? रहे हैं कि इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाने का इस चैनल का पुराना अनुभव है, जिसका एडिटर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते कैमरे पे पकड़ा गया हो और जेल गया हो, उसके खिलाफ तो कार्रवाई तभी हो जानी चाहिए। उसकी विश्वसनीयता क्या है? और जी न्यूज़ एक पूरा प्रोपेगेंडा बना करके किसी एक विशेष पार्टी या दल के लिए काम कर रहा है, उसके इशारे पे काम कर रहा है। ये बात हम लोग बहुत पहले से कह रहे हैं, हम लोगों ने बहिष्कार भी किया इसका। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूरी मुहिम चलाना, हमारे नेता कुमार विश्वास के खिलाफ पूरी एक मुहिम चलाना इस चैनल का काम था। और किस तरह से सुबह से लेकर शाम तक बदनाम किया जाए आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, और कुमार विश्वास के खिलाफ जिस तरह का एक वीडियो ये लोग सामने लाए थे, तो ये कोई पहली घटना नहीं है।
मैं आपसे एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि इस बीच में जो ये जेएनयू का प्रकरण हुआ और इसको जिस तरह से देश के सामने रखा गया, आम आदमी पार्टी इस बात की मांग करती है कि ऐसे छेड़छाड़ वीडियो से करके और प्रेजेंट करने वाले, प्रस्तुत करने वाले, समाज के सामने इस तरह का सारा परिदृश्य रखने वाले लोग कौन हैं। ये बड़े खतरनाक लोग हैं जिन्होंने पूरे मुल्क का माहौल बिगाड़ा है। इसके लिए निश्चित रूप से ये दोषी हैं और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग इसकी मांग करते हैं और इनका चेहरा फिर से एक बार उजागर हुआ है और अभी इनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं की गई तो इनके हौसले और बढ़ेंगे और इस तरह के कृत्य करते रहेंगे जिसका खामियाजा देश को उठाना पड़ेगा। बड़ा गंभीर मसला है, इस पर जांच कराई जानी चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी जी, एक शख्स, एक पत्रकार जो जी न्यूज के साथ लंबे वक्त से काम कर रहा था, उसने अपनी जॉब से, अपनी नौकरी से इस्तीफा सिर्फ इसलिए दे दिया कि वहां के माहौल में, वहां के कामकाज के माहौल में उसका दम घुट रहा था। और जिस तरह की बातें वो अपने इस्तीफे में कह रहे हैं, वो ये बता रहा है कि जी न्यूज किस तरह के कामकाज में लंबे वक्त से। चले पहले बीएस बसी साहब कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते फिर लौटते हैं। चीजें वेरीफाई होंगी तो क्या उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विल टेक द कॉल। ठीक है, थैंक यू सर को जाने तो हो गया। हम पूरी बात फिर से सुनाने की कोशिश करेंगे बीएस बसी साहब ने क्या कहा है। प्रियंका जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि आपकी पार्टी इस इस्तीफे के सामने आने के बाद क्या कदम ऐसे उठाना चाहती है या किस तरीके से आप आवाज उठाएंगी कि कम से कम पत्रकारिता का पेशा, जिसे बहुत पाक साफ कहा जाता रहा है, वो जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, इसमें आपकी पार्टी किस तरह की भूमिका निभाएगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जब मुझे इस डिबेट में बुलाया गया था, मुझे पूछा था मीडिया बायस को लेकर, ना कि एक चैनल के बायस को लेकर। ये कहते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ एक ही चैनल को दोष देना गलत रहेगा। बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउसेस सामने आ रहे हैं, न्यूज चैनल सामने आ रहे हैं, जहां पे उनकी जो सवाल उठता है रिपोर्टाज पे या किस तरीके की रिपोर्ट चलाने की बात होती है, उस पे सवाल उठ खड़े होते हैं। मैं इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहूंगी कि मीडिया हाउसेस की कितनी जिम्मेदारी बनती है, न्यूज चैनलों की कितनी जिम्मेदारी बनती है कि जब रिपोर्ट करें, ट्राई एंड स्टिक टू द ट्रूथ एंड जजमेंटल ना होकर सिर्फ रिपोर्टिंग तक कार्रवाई करें। पर हम देख रहे हैं कि समय जब से इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शंस के बाद से कुछ कुछ चैनल्स हैं जो जज, ज्यूरी और एडवोकेट सभी बन जाते हैं और डिसीजन भी ले लेते हैं, जिससे लोगों का आक्रोश और बढ़ता है। तो न्यूज चैनल्स की भी जिम्मेदारी बनती है, आप हुए, कोई और चैनल्स हुए, सारे चैनल्स हुए, कि जब आप पत्रकारिता करें तो एटलीस्ट ट्रू टू योर प्रोफेशन रहें और सिर्फ रिपोर्टिंग करें, ना कि जजमेंट पास करें किसी पर भी, किसी संदर्भ में भी, किसी रिपोर्ट पे भी, कोई पॉलिटिकल पार्टी पे भी, कोई पॉलिटिकल इवेंट पे भी, या होने वाली सोसाइटी में कुछ घटना है उसको लेकर भी। ठीक है, ठीक है। मेरे साथ मुकेश कुमार साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे वक्त से वो पत्रकारिता के पेशे में है। मुकेश जी, इस इस्तीफे की पूरी बातें आपने पढ़ी होंगी, ये कितना अफसोसनाक है और किस तरह से हम सबको शर्मसार कर रहा है? क्योंकि जैसा कि प्रियंका कह रही है, वाकई तमाम मीडिया हाउसेस को इस पर सोचना चाहिए, लेकिन अभी बात जो हो रही वो जी न्यूज में वो प्रोड्यूसर थे विश्व दीपक, जिन्होंने इस्तीफा दिया, और जो कुछ वो बातें कह रहे हैं वो वाकई बहुत परेशान करने वाली है। मैं प्रियंका जी की बात से सहमत हूं कि केवल एक चैनल ही नहीं, बाकी और भी कई चैनल हैं जिन्होंने खबरों को तोड़ा मरोड़ा और इस तरह की रिपोर्टिंग की, जिससे देश में माहौल ख़राब हुआ, आक्रोश बढ़ा। लेकिन मैं यहाँ ध्यान दिलाना चाहता हूँ प्रियंका जी का कि इस चैनल को ख़ास तौर पर कटघरे में खड़े करने की वजह यह है कि जो वीडियो उसने दिखाया उसको लेकर प्रश्न चिन्ह उठ खड़े हुए हैं और वो सवाल खड़े किए हैं वही एक काम करने वाले प्रोड्यूसर विश्व दीपक ने। उसने साफ रेजिग्नेशन दिया इसी सवाल पर कि उस वीडियो में कहीं भी पाकिस्तान जिंदाबाद या भारत के टुकड़े होंगे वगैरह वगैरह, जिनको लेकर इतना तूफान खड़ा हुआ है, ऐसे कोई नारे किसी ने नहीं सुने। वहाँ 3 एडिटर थे, उन्होंने नहीं सुने। जो प्रोड्यूसर थे उनको समझ में नहीं आया कि ऐसा कोई नारा उसमें है। और ये ऊपर से एक लाइन दी गई, बाकायदा उस वीडियो में टाइटल लगाए गए भड़काने वाले, और ये दिखाया गया कि ये इस तरह के नारे वहां लगाए गए। इसका मतलब ये है कि जो हम नारे उसमें सुन रहे हैं, हो सकता है वो ऑडियो भी कहीं और से इस पर पेस्ट किया गया होगा। और ये हम दूसरे चैनल इस पर पूरी एक रिपोर्ट भी दिखा चुके हैं कि किस तरह से 2 अलग अलग वीडियो को मिक्स करके
एक विवादास्पद वीडियो बनाया तैयार गया किया और जिसके जरिए ये साबित करने की कोशिश की गई कि जेएनयू में ये सब हुआ है। इसलिए ये जो सवाल उठा है विश्व दीपक के इस्तीफे से, ये बहुत गंभीर है। और चूंकि जिस चैनल के बारे में ये बात हो रही है उसका अतीत भी इस तरह से और उसके संपादक का अतीत भी लगातार इस तरह की घटनाओं से जुड़ा रहा है, हम इस चैनल को लगातार देख रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से वो किस तरह से एक मीडिया संस्थान होने के बजाय एक कहना चाहिए प्रोपेगेंडा संस्थान बन गया है। किसी कुछ खास पार्टियों को टारगेट कर और कुछ खास पार्टियों की भक्ति करके उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करके उनके प्रचार करके उनके बारे में एक अच्छी राय बनाने की कोशिश लगातार वो करता रहा है। तो एक पूरा चैनल खड़ा है, इस तरह के और भी चैनल हैं जो कर रहे हैं, लेकिन ये चैनल अलग से खड़ा हुआ है, इसलिए इस पर बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है मुकेश जी, मैं आपसे ये भी समझाऊंगा कि इस तरह की चीजों में क्या कोई एक्शन लिया जा सकता है, सरकारें इसको कैसे देखती हैं, और जो जैसा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात हुई, एनबीए की बात हुई, ये तमाम संगठन किस तरह से इसमें एक्शन ले सकते हैं। इस बीच राजीव बब्बर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता। राजीव बब्बर साहब, जी न्यूज के एक प्रोड्यूसर विश्व दीपक ने इस्तीफा दिया है 19 तारीख को, शायद आप खबर पूरी तरह से जान रहे होंगे, और क्यों दिया है ये भी आप जान रहे होंगे। इंडियन एक्सप्रेस ने बाकायदा उसको अपने दूसरे पेज पर जगह दी है। आप इस खबर को कैसे देखते हैं और इस तरह के मीडिया हाउसेस पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है? आपकी सरकार इस दिशा में क्या करेगी? देखिए, अभी जो मुझसे पहले जो दो साथी बात कर रहे थे, मैं उनकी बात से बहुत हद तक सहमत हूं कि मीडिया का काम है रिपोर्ट करना और जनता तक ये पहुंचाना कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कंक्लूसिव चीज़ें बताना, कंक्लूसिव चीज़ों को बताकर चीज़ों को पेंट करना, ये किसी भी मीडिया हाउस के लिए नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि आज अगर आप आम नागरिकों से बात करें तो कभी कभी नागरिक भी ये बता देते हैं कि ये चैनल जो है वो इस आइडियोलॉजी के करीब जा रहा है और ये चैनल इस आइडियोलॉजी के करीब जा रहा है। ये एक ऐसी रियलिटी जो है कई बार ज़मीन से सुनने को मिलती है। तो उसका सीधा सीधा जो उत्तर है वो यही है कि खासतौर पे जो ये एक एपिसोड हुआ ये बहुत गंभीर है, इसकी पूरी जांच जो है वो करवा के और इसमें जो भी दोषी है वो सामने आना चाहिए, सच्चाई क्या है। और इसलिए शायद हमारे कानून बनाने वालों ने बहुत वर्ष पहले कानून में ये लिख दिया था कि पूरी तरीके से जांच कर ही किसी को सजा मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो तुरंत करना चाहिए, क्योंकि देश को गंभीर स्थिति पे कुछ चीजों ने डाला है। बिल्कुल राजीव बब्बर साहब, उसको किसी ना किसी तरीके से रोकने के लिए हमारी सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है और जो चीजें सामने आएंगी उस पर तुरंत एक्शन होगा, उस पर किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठीक है राजीव बब्बर साहब, जिनको आप सुन रहे थे, आप जब आपने बोलने की शुरुआत की, मुकेश कुमार साहब मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जिनको आप कह रहे थे कि आप उनकी बात से बहुत हद तक सहमत हैं, वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनिए जरा उनको। बब्बर साहब, दो चीजें हैं। एक तो यह है कि तमाम चैनल हैं, अखबार हैं, उनकी अपनी एक लाइन हो सकती है, अपनी एक विचारधारा हो सकती है, वो किसी नेता को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट भी कर सकते हैं। अमेरिका में तो खुल्लम खुल्ला होता है, हर डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करने वाले एलानिया कहते हैं कि हम इस कैंडिडेट का सपोर्ट कर रहे हैं, या रिपब्लिकन पार्टी के मामले में अगर ऐसा होता है तो वो करते हैं। हिंदुस्तान में भी अगर खुलकर बात की जाए, कोई पर्देदारी ना रहे, मुझे पता हो कि जी न्यूज़ में देख रहा हूं तो यहाँ फला पार्टी का और फला नेता का गुणगान होगा, और टाइम्स नाउ देख रहा हूं तो यहाँ ये होगा, अगर ये क्लैरिटी हो तो दर्शकों को कोई भ्रम नहीं रहेगा। एक तो ये साफ सफाई हो जाए। दूसरी बात ये है, कार्रवाई करने की बात जो आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल से तो सरकार की तरफ से पहली कार्रवाई तो ये होनी चाहिए कि इस वीडियो की जांच कराकर मामला दर्ज हो, और उसके आधार पर जो क्रिमिनल एक्शन हैं वो जब तक नहीं लिए जाएंगे तब तक ये सारी जो बातें हैं, हमारी टीवी की जो बहसें हैं, वो यहीं पर समाप्त हो जाएंगी। अच्छी अच्छी बातें करने से कोई मकसद नहीं, जब तक ठोस काम नहीं होगा और जो कल्प्रिट हैं, जो अपराधी हैं, उन्हें बाकायदा एक बार फिर से जेल में नहीं डाला जाएगा, तब तक ये मैसेज नहीं जाएगा पूरे मीडिया में कि अगर हम इस तरह से तथ्यों से, तर्कों से, सबूतों से, वीडियो से, खबरों से छेड़छाड़ करेंगे, उन्हें मनगढ़ंत बनाएंगे और उस पर हमें हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी या होगी, ये भय नहीं पैदा करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। जवाब दीजिए बब्बर साहब।
नहीं मुकेश जी, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। और मैं जैसे आपने पहली बात की, जैसे विदेश की आपने बात करी, ये बिल्कुल ठीक बात है। अभी हमारी जो स्थिति है वो उतनी जो मैच्योरिटी है वो शायद नहीं आई है, इसलिए हिपोक्रेसी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। ये बात सही है कि अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैं खुल के इसके साथ हूं, तो शायद लोगों को, दर्शकों को कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि वो अनाउंस करके कोई काम कर रहा है आइडियोलॉजी के करीब या आइडियोलॉजी के खिलाफ जो भी। लेकिन जहां तक आपने कहा कि अभी भी जो मामला है, जो जेएनयू का सारा मामला है, वो डेफिनेटली जहां जहां पर जो जानकारी है उसके अनुसार पुलिस ने केस रजिस्टर किया, और इस मामले में भी पूरी तहकीकात करके केस रजिस्टर होना भी चाहिए और पूरी तरीके से उसको जहां पर भी सजा देने का काम है वो होना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और उससे एक ठीक ठाक मैसेज जाएगा। और ये बात आप सही कह रहे हैं कि एक्शन तुरंत होना चाहिए, और एक्शन होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलिए, काफी वक्त हालांकि गुजर चुका है, पानी नदी में बहुत बह चुका है। अमलेंदु साहब, मैं बहुत देर से आपके पास नहीं आ पाया, हालांकि शुरुआत ही नहीं कर सका हूं आपसे। क्या वजह है कि हम इस तरह के मामलों में अब तक, शायद मुझे नहीं याद आता, शायद आप बता पाएं कि इस तरह की चीजों पे क्या कोई वाकई कार्रवाई होती हुई देखी है आपने, या आपको इस मामले में लगता है कि कुछ एक्शन होगा, कि सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण बताकर राजनीतिक दल अपना पल्ला झाड़ लेंगे और हम इस तरह से बातें करके खत्म कर लेंगे? देखिए, असल में सबसे बड़ी समस्या जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के साथ ये है कि जिस तरीके से प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल है, उस तरीके से अभी तक इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के लिए कोई रेगुलेटरी संस्था नहीं है। तो इसलिए भी काफ़ी हद तक जो है हाथ खुले हुए हैं चैनल्स के। एक मसला तो ये है। प्रेस काउंसिल भी हालांकि नकदंत विहीन संस्था है, लेकिन फिर भी कुछ एक एनबीए नहीं, वो उस तरीके की संस्था तो नहीं है प्रेस काउंसिल की तरीके से। लेकिन प्रेस काउंसिल मतलब फिर भी एक गाइडलाइन तो जारी करती ही है, एक स्ट्रक्चर तो पास करती ही है, इतना तो करती ही है, सुनवाई होती है, और लोगों को माफियाँ भी मांगनी पड़ती हैं समाचार पत्रों को। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ इस तरीके की चीज़ें अभी तक नहीं हो पाई हैं। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण जो इस तरीके की चीज़ों का है, वो असल में पत्रकारिता का जो पेशा है उसके अंदर जब तक कि आपके अंदर एक स्पिरिट नहीं होगी पत्रकारिता के पेशे के लिए, पत्रकारिता का जो धर्म है उसके लिए, तब तक आप पत्रकार नहीं हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो हमारे संस्थान जो खुल रहे हैं या आ रहे हैं, वहाँ वो स्पिरिट पत्रकारिता के प्रति वो ख़त्म होती जा रही है, या जो जिस तरीके के लोग आ रहे हैं उनके अंदर वो स्पिरिट नहीं है। नहीं, विश्व दीपक जैसे लोग भी हैं, नहीं तो विश्व दीपक और ऐसे बहुत से लोगों के जिनका दम घुट रहा होगा, तो वो लोग आ गए, रोजी रोटी की मजबूरी भी शायद होगी। नहीं, देखिए, विश्व दीपक ने रोजी रोटी को प्राथमिकता नहीं दी ना, उसने अपने पेशे को प्राथमिकता दी। ठीक है। एक बात मैं यहाँ से जोड़ना चाहूँगा कि देखिए, आपने कहा कि रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, जिसकी वजह से ये केओस मचा हुआ है और जिसको जो मर्जी आ रहा है वो कर रहा है। मेरा कहना यह है कि इसके दो हिस्से हैं। एक तो नैतिक पक्ष है जो आचरण से जुड़ा हुआ है कि कभी गलती हो गई, थोड़ा बहुत आप नैतिकता से इधर उधर हो गए, लेकिन ये जो क्रिमिनल एक्ट है उसको आप कानून से ही ठीक करेंगे, उसके लिए कानून के रास्ते ही जाना पड़ेगा। उसके लिए सरकारों को कदम क्योंकि उठाना होगा। ये बहुत बड़ा अपराध है मेरे ख्याल से। तो जिसे देशद्रोह अभी कहा जा रहा था वो देशद्रोह नहीं है। अगर ये प्रूव होता है तो इसे देशद्रोह कहना चाहिए कि आपने एक गलत खबर गढ़कर पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया, देश को अंदर ही अंदर विभाजित कर दिया। ये बहुत बड़ा अपराध है और आईपीसी में इसके लिए पूरी बाकायदा गुंजाइश धाराएं हैं, उनके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है मुकेश जी, मैं इस पर आता हूं। जरा बस्सी साहब को सुन लेते हैं। जब उनसे इस सिलसिले में सवाल पूछा गया तो जवाब उन्होंने क्या दिया? जो भी फुटेज होती है उसकी हमेशा हम जांच करवाते हैं। तो जो भी फुटेज हमारे पास में अवेलेबल है उसकी हम जांच के लिए हम उसे भेजेंगे या भेज दिया होगा अब तक। जब गिरफ्तार अगर हो जाएगा तो आप समझ लेना कि सबूत पूरे हैं, और गिरफ्तार नहीं होता तो फिर इसका मतलब सबूत नहीं है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि गोलमोल सा जवाब दिया। 9 तारीख की जेएनयू के अंदर की एक घटना है। 10 तारीख को यह वीडियो जी न्यूज ने दिखाया था, चलाया था, और आज 22 तारीख हो रही है। अब तक जांच करके किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। एक बार फिर से हम विवेक यादव के पास चलते हैं। विवेक जी, दिल्ली में सरकार आप चला रहे हैं, क्या कदम आपकी सरकार उठाएगी इस तरह की? क्योंकि बार बार ये बातें आ रही कि सरकारें चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि केजरीवाल साहब तो खुलकर बोल रहे हैं। देखिए, दिल्ली सरकार के पास अपनी कोई जांच एजेंसी तो नहीं है। मैं आपको कहूँ, दिल्ली के पास अपनी कोई जांच, दिल्ली सरकार के पास अपनी कोई जांच एजेंसी तो है नहीं। एक एसीबी थी, उसको पैरामिलिट्री फोर्स भेज के पूरी तरह
नेस्तनाबूद कर दिया और अपने कब्जे में ले लिया केंद्र सरकार के। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की जो मंशा केंद्र सरकार की है, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, उसकी मंशा तो साफ उसी दिन जाहिर हो गई। तो इनसे बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि मामला चूंकि बहुत गंभीर है, पूरे देश का माहौल ख़राब किया गया इस वीडियो के माध्यम से, और उस चैनल का जिसका एडिटर मैंने आपको पहले ही बताया कि 100 करोड़ के रिश्वत लेते कैमरे पे पकड़ा गया हो, जेल गया हो, उससे आप नैतिकता की उम्मीद कर नहीं सकते हैं। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसकी नैतिक जिम्मेदारी चैनल से आप उम्मीद रखें वो नहीं हो सकती। इसकी नैतिक जिम्मेदारी तो सरकार को और दिल्ली पुलिस को, केंद्र सरकार को, दिल्ली पुलिस को तय करनी पड़ेगी। यादव जी, आपकी पार्टी की तरफ से बाकायदा कंप्लेंट की गई है, शायद आपको जानकारी नहीं है। प्रबल है। जी सुन लीजिए जरा, हमारे पैनलिस्ट मुकेश कुमार साहब जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो कुछ कह रहे हैं आपसे, जरा उनकी बात सुन लीजिए। आपकी पार्टी की तरफ से बाकायदा एक कंप्लेन दर्ज कराई गई है इस मामले में, शायद आपको जानकारी नहीं है इसकी। नहीं, मैं ये मुकेश जी, मुझे जानकारी, मैं यही तो आपसे कह रहा हूं, लेकिन उसकी जांच कौन करेगा? हमारे पास कोई जांच एजेंसी नहीं, कंप्लेंट ही तो दर्ज करा सकते हैं। हम तो लिख के कह ही सकते हैं, दे सकते हैं, सरकार लिख करके दे सकती है। अभी सरकार अपने स्तर से जो जेएनयू के और प्रकरण हुए हैं, जेएनयू का जो प्रकरण हुआ है उसकी वीडियो की फॉरेंसिक जो जांच होनी थी वो भी हमारी सरकार करा रही। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये कि जांच करेगा कौन? जांच करेगी दिल्ली की सरकार, दिल्ली की पुलिस जांच करेगी, केंद्र की सरकार के अधीन जांच करेगी। उससे निकलेगा क्या? बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन चाहते यही हैं हम लोग कि निश्चित रूप से इस पे जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो, और कार्रवाई होना इसलिए जरूरी है कि आगे और जो मीडिया हाउसेज हैं जो इस तरह का पीछे से खेल खेलने का प्रयास खेलते हैं, उनको एक नसीहत हो, उनको एक नजीर उनके सामने पेश हो कि अगर वो ऐसा करेंगे तो दंडित तो सबको होना पड़ेगा, उनको भी दंडित होना पड़ेगा। प्रियंका तो चतुर्वेदी जी, कार्रवाई तो बनती है। अब कितनी कार्रवाई होती है, दिल्ली की सरकार इस पे क्या, दिल्ली की पुलिस इस पे क्या कार्रवाई करती है, केंद्र की सरकार गोलमोल सा जवाब दे रहे हैं। अभी भी वो वीडियो की जांच ही कराने की बात कर रहे हैं, जबकि काफी वक्त गुजर चुका है। प्रियंका चतुर्वेदी जी, विपक्ष में आप हैं, राहुल गांधी जेएनयू भी हुआ है, उसी जेएनयू के मुद्दे पर विश्व दीपक ने ये इस्तीफा दिया है अपना। उसमें उसने पूरी बातों का बयान किया है, जिन तकलीफों से वो गुजर रहा था, जो कुछ नहीं था वो दिखाने के लिए उससे कहा गया और आजिज आकर उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। क्यों आपकी पार्टी की तरफ से अब तक ये मांग सही तरीके से नहीं उठ पा रही है कि आखिर वो वीडियो फुटेज जो दिखाया जा रहा था लगातार, उसकी सत्यता की जांच कहां तक पहुंची है और उसके नतीजे कब तक आएंगे? और अगर वो वीडियो फुटेज जो है एडिटेड था, बनाया गया था, तो उसके जो गुनहगार उनको सजा दी जाए। ऐसा है, इतने वीडियोस आजकल सामने आ रहे हैं, इतने मोबाइल वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। तो अब मैं, जैसे मैंने शुरू में दोहराया था, मैं फिर से दोहराऊंगी, आप अपने चैनल पे इसका डिस्कशन कर रहे हैं, सही मायना ये होगा, सही बात ये होगी कि आप लोग सब अपने गिरेबान में झांकें और देखें कि किस तरीके से एक एजेंडा फॉलो किया जा रहा है, और एक वो ऐसा एजेंडा फॉलो किया जा रहा है जो सरकार की तरफ से आ रहा है। तो सरकार को कटघरे में रखना हमारा काम है। हम ऑपोजिशन हैं, हम सरकार से ये सवाल पूछेंगे, हम सरकार से पूछेंगे कि क्यों ऐसा है कि दिल्ली पुलिस ने आज ऐसी फुटेज का इस्तेमाल किया जो कि प्रूवन करेक्ट नहीं है, जिनका पता चल रहा है कि डॉक्टर हैं। हम दिल्ली पुलिस से मांग करेंगे कि आज कन्हैया को जो अरेस्ट किया है, क्या आपने इस एविडेंस के बेसिस पे किया है जो कि एक डॉक्टर वीडियो पाया गया है? बाकी मुद्दा मैं यही कहूंगी कि अब आप लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझना जरूरी है। जैसे कोई प्रेस काउंसिल की बात करता है, कोई अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, तो प्रियंका जी, हम पूरे तरीके से साफ सुथरी पत्रकारिता की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसे मौकों पर राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि एक संस्थान की जी न्यूज की पूरी जो अंदर की कहानी है वो एक पत्रकार इस्तीफा देते वक्त बता रहा है कि किन हालातों की वजह से उसने ये इस्तीफा देने का कदम उठाया। बहरहाल ये पहला मामला नहीं है जब वीडियो के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप जी न्यूज पर लगा है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने जी न्यूज को कटघरे में खड़ा किया था। आपको याद जरूर होगा, विश्वास का आरोप था कि जंतर मंतर पर एक किसान की खुदकुशी को लेकर उनकी तरफ से जो कहा गया कि लटक गया शब्द का इस्तेमाल किया गया था फुटेज के साथ साथ, वो एडिट करके लगाया गया था, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। रिपोर्ट देखिए।
कुमार विश्वास ने इसको लेकर के शिकायत भी की थी। इधर कांग्रेस नेता टॉम वड़क्कन का कहना है कि यह बहुत गंभीर मामला है और इसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए। एक विद्यार्थी सिडेशन चार्ज में आज तिहाड़ जेल में है और ये गलत काम करने के लिए अगर कोई प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं तो वाकई ये कॉन्स्पिरेसी माना जाना चाहिए और जिन्होंने भी ये किया उनका स्थान जेल में है। कोई भी चैनल क्यों ना हो, मैं समझता हूं इस पर पूरा इंक्वायरी होना चाहिए, एक सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि सिडेशन चार्ज जो है कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं है और वो टेप डॉक्टर किया गया है। एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और तुरंत इस टेप के पीछे कौन है, कौन शक्तियां हैं इस टेप के पीछे, उसको भी पर्दाफाश करने का जरूरत है। वड़क्कन साहब जो कह रहे हैं मुकेश जी, क्या मुमकिन है, क्या इस तरह का कुछ कदम उठाया जा सकता है सरकारों की तरफ से? देखिए, मुझे लगता है कि इस मामले में जितना एग्रेसिव अपोजिशन को होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। वो दिख नहीं रहा। प्रियंका जी मीडिया से उम्मीद कर रही हैं कि वो अपने गिरेबान में झांके और अपने को दुरुस्त करे। ये लाइन हम पिछले 10 साल से सुन रहे हैं। मैं खुद मीडिया से जुड़ा हूँ, मीडिया पर बहुत लिखता रहा हूँ, लेकिन हम ये अपने निष्कर्ष पर आसानी से पहुंच सकते हैं अब कि मीडिया को अपना गिरेबान कभी नहीं दिखेगा, वो देखना ही नहीं चाहता है। और जो संस्थाएं बनी हैं सेल्फ रेगुलेशन के नाम पर, वो भी कामयाब नहीं हो रही। आप देखिए, ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन इतने सालों में ये कहे कि हम सेल्फ रेगुलेशन से ठीक कर लेंगे, क्या ठीक हुआ आप देख लीजिए। भूत प्रेत भी जिसका श्रेय वो ले रहे थे कि हमारी वजह से बंद हो गया है, वो वापस आ गया है। तो जब ये हम यहाँ पहुंच गए इस मोड़ पर कि ये इंडस्ट्री अपने से अब खुद को दुरुस्त नहीं कर सकती है, तो हमें अब इस बारे में सोचना चाहिए कि अब क्या करना है। निश्चित रूप से रेगुलेटरी बॉडी की जरूरत है और ये इस दिशा में अपोजिशन को, सरकार को, दोनों को मिलकर सामने आना चाहिए। ये अब ये आड़ लेकर हमले करने की और ठीक हो जाए, मीठी मीठी बातें करें, ये कुछ होने वाला नहीं है। इन सब चीजों से कुछ होगा नहीं। ठीक है, अमलेंदु जी आपके पास मैं आऊं, उससे पहले जरा विवेक साहब के पास चलते हैं। विवेक जी, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई जब कुमार विश्वास की बात, जो कुमार विश्वास कह रहे थे, जिसमें एक शब्द जोड़ा गया था लटक गया, जिसको लेकर के काफी कुमार विश्वास की तरफ से बाकायदा शिकायत भी की गई थी। मतलब जैसा कि आप पहले से भी कह रहे हैं कि एक लंबा इतिहास है इनका, बावजूद इसके कहीं कोई एक्शन अब तक नहीं हुआ है। क्या अब एक्शन होगा या ऐसी उम्मीद करें दर्शक? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हम लोग तो चाहते हैं और हम लोग इसमें जितना जो कुछ हो सकता है बिल्कुल करेंगे। उसका कारण ये है कि पत्रकारिता का स्तर इतना गिर गया। अच्छा, दूसरा ये है कि बड़ी जो दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस पर ढुलमुल रवैया अपनाएंगी, क्योंकि मीडिया हाउसेस बटा हुआ है, कहीं कोई उनके फेवर में, कोई इनके फेवर में, तो वो खुल के नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग चूंकि अपनी एक अलग तरह की राजनीति करते हैं, हम लोग इन दोनों के हट के इतर वैकल्पिक राजनीति हम लोगों ने शुरू की है, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा कोई अपेक्षा नहीं रहती है इन चीज़ों से। जो बहुत अच्छी पत्रकारिता करने वाले लोग हैं वो अच्छे कामों को निश्चित रूप से सराहेंगे और दिखाएंगे। हम लोग किसी लालच में नहीं रहते हैं। कुमार विश्वास के जो आपने भी दिखाया, जो वीडियो दिखाया, इससे पहले भी कुमार विश्वास जी की जो खुद की इमेज को डैमेज करने की, दूसरी पार्टियों को दोष देते हैं। नहीं, एक मिनट आ रहा हूं आपके पास। गजेंद्र सिंह की जो डेथ हुई थी, जो लाइव सारे चैनल्स पे चला था, अभी सुन लीजिए मैडम, मैं बोल रहा था, जी मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं सुन रहा था, सुन तो लीजिए। प्रियंका जी मैं आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट। प्रियंका जी, मीडिया पॉलिटिकल पार्टी, अब आप सुन तो लीजिए मैडम, चैनल बनाने की बात करते हैं, सुनने का धीरज रखिए। आप बोल रही थी, मैं सुन रहा था शांति से। आम आदमी पार्टी स्पॉन्सर, आप दोनों लोग मिलकर के इस देश में यही गोलमोल करते रहे हैं अभी तक। स्पष्ट बोलने की हिम्मत नहीं है आपके अंदर। हम लोग कहते हैं कि जी न्यूज ने जो किया वो देश के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ था। हम लोग ये हिम्मत जुटाते हैं कि जी न्यूज सवाल ये है कि आप खुलकर क्यों नहीं बोल पा रहे? इस डिबेट को भटकाइए मत आप दोनों लोग, क्योंकि इस तरह की प्रियंका जी ये विषय नहीं है। आप दोनों लोग का डिबेट को एक मिनट अमलेंदु जी मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रियंका जी ये विषय नहीं है, विषय ये है कि आप खुलकर क्यों नहीं बोल पा रही हैं। ये भी एक विषय है कि अगर हम एक ये दिखा रहे हैं कि एक मीडिया से क्या है, विषय ऐसा है, विषय ये है, वो इसलिए नहीं बोल पा रही है जो मैं बोल रहा हूँ, वो बिल्कुल साफ है कि उनको भी कहीं न कहीं इस तरह की चीजों की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो साफ नहीं बोल पाएंगे। केवल हमारी पार्टी की हिम्मत है कि हम कहते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने इस पूरे प्रकरण में पूरे देश में बात करते हैं,
चलिए दोनों लोग आप जो है वो खुद का विषय से न्यूज़ थोड़ा चैनल हट कर लॉन्च बात करते कर रहे हैं, हैं। वेबसाइट्स अपनी लॉन्च करते हैं। राजीव जो बब्बर साहब, आप कुछ 550 कहना चाह रहे हैं, करोड़ प्लीज अपनी बात taxpayer रखिए। money है, उसमें प्रियंका जी अपने प्लीज, channels launch करते हैं। ऐसे बात नहीं हो ये पाएगी। इनका काम है। राजीव बब्बर साहब, देखिए, यादव जी ने अभी कहा कि हम अलग तरीके की राजनीति करते हैं। 15 राज्यों का जो एडवर्टाइजमेंट बजट है वो अकेला दिल्ली का एडवर्टाइजमेंट बजट है 526 करोड़। राजीव बब्बर साहब, हम ये समझना चाह रहे हैं, राजीव बब्बर साहब तरीके की राजनीति है। एक मिनट, मैं यादव जी कह रहे थे इसलिए मुझे कहना पड़ेगा कि अभी आपने लोगों को मार्गदर्शन करने वाले लोग, एक मिनट मेरे को अपनी बात करने दीजिए। यादव जी जब इस तरह के आम आदमी पार्टी के खिलाफ बहुत ज्यादा है और आप लोग बहुत छोटे मुद्दों में उलझे हुए हैं। किस तरह से आम आदमी पार्टी की इमेज को डैमेज करने का प्रयास किया गया और इसका फायदा आप दोनों को मिलेगा। देखिए, ये मुद्दा देश हित से जुड़ा हुआ है, ये किसी एक पार्टी की छवि बिगाड़ने और पार्टी की छवि बनाने से जुड़ा हुआ है ही नहीं। और आप लोग गलत विषय पे बहस को ले आ रहे हैं। एक वाजिब सवाल आपने जो उठाया और दूसरे तरफ से भी उठा कि इस मामले में कार्रवाई होगी क्या, कार्रवाई कैसे होगी। मैं ये मुझे भी ये संदेह हो रहा है बब्बर साहब, ये संदेह मुझे भी हो रहा है कि इसमें कोई ढंग से ठोस कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस चैनल घराने का मालिक खुद कह रहा हो कि मैं तो संघ परिवार का हूं, मैं तो बीजेपी का मेंबर हूं, मंच से बोल रहा हो, वो जो आपकी, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए बब्बर साहब, मेरा सवाल सुन लीजिए। बनाए गए हैं बब्बर साहब, मेरा सवाल सुन लीजिए। किसी को माफ नहीं किया जाएगा। बब्बर साहब, मेरा सवाल सुन लीजिए। का मामला, इसलिए ये मत कहिए कि कार्रवाई वो नहीं हालत होगी। बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह दोषी है। केंद्र की सरकार इस्तेमाल कर रही है इस तरह के न्यूज चैनल्स का। आपके कहने से नहीं होगा। राजीव बब्बर साहब, सवाल सीधे सवाल पे रहते हैं। राजीव बब्बर साहब, सवाल ये है कि अगर आपको इतना देश से प्यार होता तो आप आकर विश्व दीपक के पत्र से होगा, जो उन्होंने खुलासा किया है, जो लिखा है अपने पत्र में, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस सबका फायदा किसको मिल रहा था। इसके इशारे पे जी न्यूज काम कर रहा था। विवेक जी एक एक करके बात कर लेते हैं, तभी बात दर्शकों की समझ में आएगी। राजीव बब्बर साहब, सवाल सीधा सा ये है कि जिस जी न्यूज के पत्रकार ने इस्तीफा दिया है वो उसके अंदर की तमाम बातों को जाहिर कर रहा है। सवाल यह है कि उसी जी न्यूज के जो मुखिया हैं वो बड़े बड़े मंचों से ये कहते रहे कि वो बीजेपी के मेंबर हैं, वो संघ से जुड़े हुए हैं। तो शक ये हो रहा है, यहां पर वरिष्ठ पत्रकार मुकेश जी बैठे हुए हैं, उनको कि क्या कोई कार्रवाई होगी, इस बात की क्या कहीं गुंजाइश है? 100% कार्रवाई होगी। और मैं आपसे एक चीज प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो मीडिया का पत्रकार आज ये बोल रहा है, क्या हम आज इस चैनल पे ये कंक्लूसिव डिसीजन दे रहे हैं कि वो ठीक ही बोल रहा है? मेरा सिर्फ ये कहना है, आप भी यही चाहते हैं। एक आदमी ने अपनी नौकरी छोड़ दी, जांच होनी चाहिए, अपनी रोजी रोटी छोड़ दी। यदि चैनल दोषी है तो चैनल को सजा मिलनी चाहिए, और अगर पत्रकार दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। इसलिए हम लोग आपने इंडियन एक्सप्रेस में छपी वो खबर नहीं देखी शायद कि अगर किसी पत्रकार ने आप लोग यही करते हैं, आज वो पत्रकार 2 महीने से चुप है, आज उसने अगर कुछ कहा है तो उसकी जांच ठीक होनी चाहिए। शायद यही आप चाहते हैं, बिल्कुल, और ये सब चाहते हैं, और ये जरूर होगा। और जहां तक जेएनयू का मामला हो गई, इसलिए कहा है जो भी अभी तक कहा है, जहां पर भी उसकी वेरिफिकेशन होनी है वो हो रही है, और वो सब सामने कोर्ट के सामने आएगा। कोर्ट आप नहीं है, कोर्ट को अपना बिल्कुल हम कोर्ट नहीं है। हम तो खुद ही ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट नहीं है। यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि हम कोर्ट नहीं बनना चाहते, हम सिर्फ रिपोर्ट करना चाहते हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि हम सिर्फ रिपोर्ट करना चाहते हैं, हम जज या फैसला सुनाने वाले नहीं बनना चाहते। सरकार का जो धर्म है, सरकार का जो राजधर्म है, वो सरकार निभाएगी, ये मैं आपसे कह रहा हूं। मुकेश जी, देखिए, मैं तो फिर से वही कहूंगा कि राजधर्म की बात करना अलग बात है, उसको निभाना अलग बात होती है। हम देख चुके हैं कि व्यापम के मामले में किस तरह से लीपापोती चल रही, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम देख चुके हैं कि ललित मोदी के मामले में किस तरह से सरकार ने एक तरह का अड़ियल रवैया अपना लिया, कुछ नहीं हुआ। इस मामले में भी चूंकि संदेह इसलिए है कि वो चैनल आपकी पार्टी और आपकी सरकार के पक्ष में खड़ा हुआ है, वो चैनल का मालिक घोषित रूप से कह रहा है कि मैं इस पार्टी का हमदर्द ही नहीं, इस पार्टी से मेरी जान जुड़ी हुई है। तो अब ऐसे में जब इतना घनिष्ठ रिश्ते हों दोनों के बीच में, तो एक पत्रकार का सीधा सा प्रश्न इसके मन में ये उठता है, संदेह पैदा होता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई आखिरकार कैसे होगी। ठीक है, प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही हैं। प्रियंका जी अपनी बात रखिए। है कि आपने एक मिनट, राजीव बब्बर साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, मैं बब्बर जी से कहूंगी, बड़ी कार्रवाई की बात करते हैं। कार्रवाई हुई और वो बब्बर साहब आप सुनने की भी क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। बब्बर जी,
बब्बर जी, सबने आपकी सुनी है, शांति से सुना है। आप राजधर्म आप की कहिए बात कर रहे प्रियंका हैं, जी, आप अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताना चाहती हूँ जो 15 दिन पहले ही हुआ। उत्तर प्रदेश में कुछ इंग्लिश न्यूज चैनल के पत्रकार गए थे, उन पे किसी तरीके का उत्तर प्रदेश में मार पिटाई हुई थी या उनको रोका गया था रिपोर्ट करने से। तो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने खुलकर उसकी निंदा की थी, कहा था कार्रवाई होगी। जब जमकर इन मीडिया चैनलों के, काफी मीडिया चैनल के जर्नलिस्ट की पिटाई हुई थी पटियाला हाउस कोर्ट में, हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने बिल्कुल उस पर चुप्पी बांधी हुई थी। मैं पूछना चाहती हूँ, ये दो तरीके के व्यवहार क्यों हैं कि एक चैनल जो आपकी तरफ बोलता है उस पे आप लोग वो रिपोर्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उस मारपिटाई की जांच के लिए कमेटी बनाकर जब एक एक्शन कर दिया तो सरकार के किसी आदमी को उसमें फिर बोलना नहीं चाहिए। और आप सबने देखा उस बात को, उसको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। जो आप पटियाला हाउस की बात कर रही हैं, आपको प्रियंका जी बहुत समझदार है, तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कमेटी बनाई और कमिश्नर अपॉइंट करके उनका काम शुरू किया। तो वो जांच सीधा सुप्रीम कोर्ट कर रही है। सुनने की क्षमता रखिए। आपकी क्या की जब बात आई उस जांच के अंदर क्या केंद्र सरकार कोई अड़चन पैदा कर रही है? रोका-टोकी करने लगते हैं, इंटॉलरेंस दिखाते हैं। अब मैं दूसरी बात, अब आप प्लीज सुनने की क्षमता रखिए। अगर मैं कहीं गलत हूं, मेरा बोलने का कंप्लीट करने दीजिए, आप जो प्रियंका जी जब आप कुछ पूछेंगी तो मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। अगर आप कुछ कहेंगी और मैं उसका उत्तर नहीं दूंगा तो कैसे बात बनेगी? पार्टी का बजट 550 करोड़ हो और वो कहे और वो आकर हमें ज्ञान दे कि कौन सी पार्टी अलग राजनीति करती है, कौन सी पार्टी सही राजनीति करती है, इससे बड़ी देश के लिए शर्मिंदाजनक बात ही नहीं है। जो पार्टी दिल्ली तक सरकार बनाती है, कोयला नहीं किया, 550 वो मुंबई, बैंगलोर, इन सब में एडवर्टाइजमेंट में लगाती है या वेबसाइट बनाती है। प्रियंका जी, विषय नहीं है, माफ कीजिएगा, मैं जरा दर्शकों को सुनवाने जा रहा हूँ। कुछ बाइट्स जे न्यूज से हैं, जहां के छात्र जी न्यूज की पत्रकारिता से, जिस तरीके से जी न्यूज ने इस पूरे मसले को हैंडल किया, टैकल किया, उससे काफी नाराज हैं। सुनिए जरा कुछ जेएनयू के कुछ छात्र वो क्या कह रहे हैं। जी न्यूज जिस तरह से खेल रहा है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। मतलब आप इस सेकुलर कंट्री को इस तरह से आप खराब नहीं कर सकते हैं। जहाँ भी जा रहे हैं जेएनयू का नाम इस तरह से इन्होंने खराब कर दिया है। ये बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, कभी कभी कुछ पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं, ये हमेशा पॉलिटिकल हब रहा है, इंटेलेक्चुअल सेंटर है ये, यहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं, बट एंटी नेशनल यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि अगर आपको मेरा चेहरा दिख रहा है और मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जी न्यूज़ जो है वो अब न्यूज़ चैनल नहीं रहा। वो सीरियल्स बनाती है, सोप ओपेरा बनाती है, वो नाटक बनाती है, और वो नाटक बनाने पे जिन जर्नलिस्ट्स को मजबूर करती है, उन जर्नलिस्ट्स का दिल टूटता है, तो वो जर्नलिस्ट ऐसा चिट्ठी लिखते हैं। कोई भी नॉट ए सिंगल स्टूडेंट ऑफ जेएनयू इस बात को इंडोर्स या सपोर्ट नहीं करता है कि वो जो भी एंटी नेशनल स्लोगन रेस किया गया वो सही नहीं था, बिल्कुल वो गलत था, हम सभी स्टूडेंट मानते हैं। लेकिन उसके बाद जो चीज़ों को, जैसे चैनल्स ने, पर्टिकुलरली कुछ खास चैनल ने, और अगर मैं कहूँ तो हमारे यहाँ एक छी न्यूज़ बोला जा रहा है, उसको पता नहीं है क्या वो, वैसे हम लोग उसको छी न्यूज़ कह रहे हैं, उसने जिस तरीके से चीज़ों को दिखाया वो बिल्कुल बकवास रबिश टाइप का था। आपके 100 करोड़ के बाद उनका जो तिहाड़ जेल काट के आ चुके हैं उनके साथ वादा था, और आज चीख कर नेशनलिज्म की डिग्री बांट रहे हैं। उनको ये समझा देने की जरूरत है कि नेशनलिज्म की सर्टिफिकेट हम लोगों को आपसे लेने की जरूरत नहीं है। तो काफी नाराजगी। मुकेश जी, मैं आपके पास हूं, उससे पहले एक और रिपोर्ट दिखा देते हैं जरा दर्शकों को। दरअसल बहुत कुछ वक्त पहले 100 करोड़ की उगाही का एक इल्जाम भी इसी चैनल पर लगा था। संपादक सुधीर चौधरी, समीर अहलुवालिया ने जिंदल ग्रुप से उगाही में 100 करोड़ रुपए की मांग की थी। किस तरह से वाकया पेश आया था, रिपोर्ट देखिए पहले आप। ये वो वीडियो है जिसकी वजह से भारतीय पत्रकारिता को बार बार शर्मसार होना पड़ता है। ये जी समूह के संपादकों की वो करतूत है जिसने पत्रकारिता बिरादरी को कटघरे में डाल दिया है। जी समूह के संपादक सुधीर चौधरी और समीर अहलुवालिया पर जिंदल समूह से खबरों का प्रसारण रोकने के एवज में 100 करोड़ रुपए मांगने के आरोप हैं। ये मामला साल 2012 का है। जी ग्रुप के दोनों संपादकों के उगाही कांड को पूरे देश ने देखा था, क्योंकि इनकी करतूत खुफिया कैमरे में कैद हो गई थी। 100 करोड़ की उगाही मामले में एसएल ग्रुप और जी समूह के चेयरमैन सुभाष चंद्रा भी आरोपी हैं। उन पर उगाही की साजिश रचने का आरोप है। उगाही कांड उजागर होने के बाद 2 अक्टूबर 2012 को जी ग्रुप के दोनों संपादकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया था। पुलिस ने दोनों संपादक सुधीर चौधरी और समीर अहलुवालिया को 27 नवंबर 2012 को गिरफ्तार किया था।
20 दिन जेल में बिताने के बाद दोनों को अदालत ने जमानत दी थी। वहीं जी समूह के चेयरमैन सुभाष चंद्रा से पुलिस ने थाने में घंटों पूछताछ की थी। जी उगाही मामले में दोनों आरोपी संपादकों की जमानत रद्द करने के लिए जेएसपीएल ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जेएसपीएल का कहना है कि अगर सुधीर चौधरी और समीर जेल से बाहर रहेंगे तो जांच सही तरीके से नहीं हो पाएगी। जेएसपीएल का आरोप है कि जी समूह के चैनल्स पर खबरें प्रसारित कर कंपनी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, लिहाजा दोनों आरोपी संपादकों की जमानत फौरन रद्द कर देनी चाहिए। ये मामला अभी अदालत में लंबित है। अदालत ने दिल्ली पुलिस से चार्जशीट दाखिल करने में हो रही देरी का कारण पूछा है। अदालत ने जी मीडिया के चेयरमैन सुभाष चंद्रा के उस फोन नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स की रिपोर्ट में देरी पर भी सवाल किया है, जिससे चंद्रा अमेरिका में रहते हुए उगाही मामले में लगातार अपने संपादकों के संपर्क में थे। जिंदल स्टील एंड पावर का आरोप है कि जी और उसके सहयोगी चैनल्स ने पिछले 3 सालों में 6000 से ज्यादा बार कंपनी और उसके चेयरमैन के खिलाफ गलत और निराधार खबरें प्रसारित की हैं। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। राजीव बब्बर साहब, एक लंबा इतिहास है जी न्यूज के साथ जुड़ा हुआ। इतने सारे आरोपों के बाद आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, हम उम्मीद भी करते हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन ये इंतजार कितना लंबा होगा? देखिए, इस पे तुरंत कार्रवाई होगी। जेएनयू का मामला बहुत सेंसिटिव है और उसमें ऑलरेडी जो केस दर्ज है उस पर भी इंक्वायरी हो रही है और मामला जो है वो कोर्ट में है, और ये जो मामला सामने आया है इस पर भी तुरंत एक्शन होगा। और मैं दूसरा आपको एक बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ जी न्यूज की बात नहीं है, कोई भी चैनल इस तरीके का अगर वातावरण बनाने की कोशिश करेगा, बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नुकसान पहुंचेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इसलिए बार बार से जो हमारे जो साथी जो हैं किसी तरीके का जो डाउट करने की बात बार बार चैनल के सामने रख रहे हैं, मुझे लगता है उसमें डाउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार एक मजबूत वजह है। राजीव बब्बर साहब, पूरी तरीके से उस डाउट की एक मजबूत वजह है। मुकेश जी कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा उनको। देखिए, 2 बातें हैं। मैं डाउट की बात उठाई है, समय जो है बब्बर साहब मेरी बात सुन लीजिए। और आपको ध्यान आएगा कि ये सरकार जिस तरीके से काम कर रही है। मेरी बात सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ में 2 पत्रकार पिछले 8-10 महीने से जेल में हैं। उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है। तमाम पत्रकार सरकार से कह चुके हैं उन्हें बरी कीजिए, उन्हें रिहा कीजिए, आपको केस चलाना हो चलाते रहिए, लेकिन उन्हें जेल से नहीं छोड़ा गया। अभी 1-2 दिन पहले scroll.in की पत्रकार मालिनी सुब्रमण्यम को वहां से भागना पड़ा है, क्योंकि उसको राज्य की पुलिस बार बार परेशान कर रही थी। उसके जो मकान मालिक है उसको परेशान कर रही थी, उसकी मेड सर्वेंट को पुलिस स्टेशन में बुलाकर परेशान कर रही थी। तो वहां किस तरह से पत्रकारों को टॉर्चर किया जा रहा है, ये एक शक की वजह ये खड़ी करती है। दूसरी बात, जिस दिल्ली पुलिस ने जिस आधार पर मामला दर्ज किया है वो जी न्यूज का यही वीडियो है। इसके आधार पर उसने सेडिशन का मामला बनाया है। अब सोचिए, दिल्ली पुलिस एक चैनल के किसी वीडियो के आधार पर इतने सारे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा बना दे, तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना पूर्वाग्रह और दुर्वाग्रह होकर काम किया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा। और जाहिर है कि ऊपर से शह भी मिल रही होगी। शक की ये 2 वजह हैं बब्बर साहब, और कोई नहीं। बब्बर साहब जवाब दीजिए। मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। आपने जो बात कही, अभी आपने सबके सामने ये बात कही, मुझे ये कहना है कि क्या आपका जुडिशरी सिस्टम से भी विश्वास उठ गया है? क्योंकि जो भी केस दर्ज हुआ है वो आज कोर्ट के अंदर है और कोर्ट हर चीज की जांच करेगा, चीजें सामने आएंगी, और कोई दोषी अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने भी इसमें गलत काम किया होगा वो भी सामने सरकार उसको लेकर आएगी, और अगर नहीं किया होगा वो भी सामने आएगा। तो मुझे लगता है कि सब्र करना चाहिए। और जहां तक हमारी सरकार की बात है, जिस ट्रांसपेरेंसी से हम काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हमने ऑक्शंस में काम किया, विवेक जी आ रहा हूं आपके पास, डायरेक्ट बांटकर हजारों करोड़ रुपया देश का बचाया है, जो ट्रांसपेरेंसी का समय आज मोदी जी के राज में आया है, उसमें कहीं पर भी गुंजाइश नहीं है कि ऐसे किसी आदमी को स्थान दिया जाए जो देश का वातावरण खराब करेगा, और आने वाला समय आपको यह पूर्ण रूप से बताएगा। ठीक है, इंतजार करते हैं, हमें भी इंतजार करना होगा ही, जैसा कि कह रहे हैं कि सब्र करने की जरूरत है। आपकी खुद के पार्टी के काफी लोग बर्खास्त किए जाएंगे, ये उम्मीद है आपसे? देखिए, ऐसा प्रियंका जी, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, प्रियंका जी, जिस तरीके से 2G स्कैम हुआ, करोड़ों रुपए, चलिए फिर विषय से भटक रहे हैं। ओपी शर्मा से लेकर आपके राजस्थान के एमएलए से लेकर
अभी आपके नहीं, अभी हम विषय से भटक रहे हैं। इस पर हम बात अभी बाद में किसी और दिन किसी और वक्त करेंगे। आप लोगों ने किस तरीके की आपत्तिजनक बयानबाजी की है, छोटी-छोटी घटनाओं को पकड़, ठीक है अमलेंदु जी, जो भरोसा राजीव बब्बर दे रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर इस वक्त हमारे साथ बैठे, उस पर कितना भरोसा आप कर पा रहे हैं? देखिए, असल में राजीव बब्बर जी एक सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता हैं, तो जिस तरीके से भरोसा दे रहे हैं वो उनकी ड्यूटी है भरोसा देने की, और उनको देना भी चाहिए। ये उनकी ड्यूटी में शामिल है, और वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से निभा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक शेर है कि सरपरस्ती वक्त के हाकिम की है मुझको नसीब, अपनी खामी को भी खूबी गिना सकता हूं मैं। क्या बात। तो जब सरकार और चैनल जब मिले हुए हों, सत्तारूढ़ दल और चैनल मिले हुए हों, और चैनल खुद घोषणा कर रहा हो, अगर आप 2 या 3 दिन पहले की अगर आप एक डिबेट देख रहे हैं जी न्यूज की, उसके जो ताल ठोक के जो कार्यक्रम करते हैं रोहित सरदाना उनके एंकर हैं, वो खुद कह रहे हैं कि मुझे तो एक पक्ष होना पड़ेगा, अभय कुमार द्विवेदी जी से बहस करते हुए कि मुझको एक पक्ष होना पड़ेगा। जब वो चैनल पे खुलेआम कह रहे हैं कि उनको एक पक्ष होना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो पक्ष उनका भारतीय जनता पार्टी का है, सरकार का पक्ष है, दिल्ली पुलिस का पक्ष है। और इस पे मुझे नहीं लगता कि सरकार कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि अगर सरकार कार्रवाई करेगी तो इसमें दिल्ली पुलिस भी फंसेगी, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी फंसेंगे, और जी न्यूज के ब्लैकमेलर संपादक भी फंसेंगे निश्चित तौर पे। और भी 2-3 चैनल हैं जिन्होंने ये काम का इस्तेमाल किया है, वीडियो में छेड़छाड़ की है। न्याय दिलाया जाएगा, ये सरकार का काम है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि न्याय जरूर मिलेगा। मुकेश जी, लेकिन वो जो सवाल है कि जब सारी चीजें आपको तस्वीरों में नजर आ रही, बिल्कुल सब कुछ क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, फिर भी इंतजार एक्शन के लिए ये बेवजह का नहीं है? देखिए, आप देखिए कि पिछले 3-4 दिनों में दिल्ली पुलिस के हाथ पांव ढीले पड़ गए हैं। अब वो जान गई है कि वो फंस गई है, क्योंकि ये वीडियो आने के बाद ये साफ हो गया है कि ये एक अभियान छेड़ा गया था जेएनयू के खिलाफ, जेएनयू को बदनाम करने के लिए। और जाहिर है कि वामपंथियों से जो अरुचि है बीजेपी को, संघ परिवार को, वो भी इसमें काम कर रही थी, और उन्होंने बिना सोचे समझे जी टीवी द्वारा दिया गया एक मनगढ़ंत वीडियो इस्तेमाल कर लिया इसके पक्ष में। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और इतनी सारी चीजें सामने आ गई हैं, इतने सारे सच सामने आ गए हैं कि दिल्ली पुलिस के हौसले ठंडे पड़ गए हैं। अब वो बिल्कुल धीमे धीमे आगे बढ़ रही है। अब देशद्रोह के मामले को भी वो आगे परस्यू करना नहीं चाहती है, वो अब जमानत का विरोध भी नहीं कर रही है कन्हैया की। तो ये आप देखिए कि सरकार फंस चुकी है इस मामले में बुरी तरह से, और अगर सही ढंग से जांच हुई तो जैसा कि नजर आता है बहुत सारे हेड्स रोल होंगे। ठीक है, नहीं, और ये बेहतर समय था भारतीय जनता पार्टी अपने को अलग कर लेती कि सरकार खुद कह रही थी कि गलत वीडियो के आधार पर इस तरीके से हुआ, और हम उसकी जांच कराते हैं। एक फाइनल कमेंट, बहुत अच्छा समय था सरकार के लिए इस मुद्दे से अपने को अलग करने के। प्रियंका जी, वक्त खत्म हो रहा है, एक फाइनल कमेंट है आपका। नहीं, मैं आपसे यही कहना चाह रही थी, आप मुझे इस डिबेट से एक्सक्यूज करें क्योंकि मुझे दूसरे बस एक फाइनल कमेंट दीजिए, फिर जाइए आप, आपको इजाजत है। लोगों की मैं कहूंगी कि लोगों को ये उजागर होना चाहिए कि किस तरीके से न्यूज मीडिया चैनल्स मिसयूज करते हैं उनके इमोशंस को, और इमोशंस मिसयूज करके इस तरीके का आक्रोश भर रहा है। तो देश की जनता भी देखेगी कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है किस तरीके से विफल रही है, नाकाम रही है कि ऐसे चैनल्स को कंट्रोल में लाएं या अपना एजेंडा फैलाने में। ठीक है, इसमें आपकी भूमिका भी होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी होती तो अब तक कार्रवाई हो चुकी होती, पर अभी तक नहीं दिख रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक यादव जी, एक फाइनल कमेंट है आपका। देखिए, हम लोग ऐसी अपेक्षा करते हैं कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उम्मीद नहीं है। उम्मीद इसलिए नहीं है कि ये बार बार कोर्ट का हवाला देते हैं कि कोर्ट पे भरोसा नहीं, कोर्ट पे पूरा भरोसा है। कोर्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, इन्वेस्टिगेशन करेगी दिल्ली की पुलिस, जो फैक्ट रखेगी न्यायालय के सामने, उस पर न्यायालय अपना जजमेंट देगा, उस पर निर्णय देगा न्यायालय। दूसरी चीज़ एक ये है जो मैं आपसे कहूँ कि इसके पीछे भी इसकी जांच होनी चाहिए कि मंशा किसकी है, जी न्यूज़ किसके इशारे पे काम कर रहा था। वो जो जिस तरह के वीडियोस भेजे, जो डॉक्टरेट वीडियोस जो डाले गए, वो किसके इशारे पे डाले गए, इसका फायदा किसको होने जा रहा था। तो जिसका फायदा अगर जिसको होने जा रहा था वही अगर जांच करने वाले लोग हैं, तब तो आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसी अपेक्षा है कि इस देश में घृणा का वातावरण फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अमलेंदु जी, एक फाइनल कमेंट आपका। देखिए, बहुत गंभीर मसला है, और जैसा कि मुकेश जी ने बहस की शुरुआत में ही कहा था
कि असल देशद्रोह यही है कि आप फर्जी डॉक्टर वीडियो आप तैयार करें और दूसरे को आप देशद्रोह के मुकदमे में फंसा दें। सिर्फ देशद्रोह के मुकदमे में नहीं फंसा दें, पूरे देश के अंदर आप गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर दें। और जिस जी न्यूज़ ने जिस तरीके से ये काम किया, ये पत्रकारिता किसी भी इस हाल में नहीं है। पत्रकारिता तो इसको कहा ही नहीं जाए, और मैं समझता हूं कि सरकार को चाहिए कि तत्काल जी न्यूज़ का लाइसेंस निरस्त करे। ठीक है, राजीव बब्बर साहब, एक फाइनल कमेंट आपका, लेकिन उसमें उस सवाल का जवाब भी जोड़ दीजिएगा जिसमें विवेक यादव जी ये कह रहे हैं कि आखिर जी न्यूज़ ने ये काम किया तो उससे किसको फायदा पहुंचा या किसके कहने पर यह सब कुछ हो रहा था? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो पूरे देश को नुकसान हुआ, इसलिए किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचा। और जो विवेक जी कह रहे हैं वो उनको अधिकार है कुछ भी कहने का, लेकिन मैं आपको बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये सरकार वो सरकार है जो विकास के ऊपर देश को लेकर जा रही है। चारों तरफ डेवलपमेंट हो रही है। कुछ लोग चाहते हैं उस एजेंडा को डाइल्यूट किया जाए, छोटे छोटे विषयों को किसी तरीके से घुमाकर लाकर। मैं आज की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये जो अपोजिशन के लोग हैं वो लगातार ये काम कर रहे हैं। राजीव जी, आपको ये कहना चाहता हूं, तमाम डाउट्स के बावजूद इस मामले में एक्शन होगा और उस एक्शन को करके देश के सामने लाया जाएगा। ये मेरा पूरा यकीन है और हमारी सरकार ये करेगी। ठीक है मुकेश जी, बहुत 30 सेकंड सिर्फ आपके लिए बचे हैं। बस मैं अंत में बस ये कहूंगा कि मैं विश्व दीपक को सलाम करना चाहता हूं उसके साहस के लिए। उन्होंने बहुत बड़ा जोखिम लिया है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं दर्शकों से कि मीडिया में विश्व दीपकों की कमी नहीं है। बिल्कुल, बहुत सारे विश्व दीपक हैं जो इसी तरह से छटपटा रहे हैं अलग अलग चैनलों में, जहां कोई घटिया संपादक बैठा है, घटिया मालिक बैठे हुए हैं जो तमाम तरह के दंड फंद करवाकर उन्हें मजबूर करते हैं और वो अंदर से बेचैन हैं, तड़फ रहे हैं कि उन्हें पत्रकारिता करने का मौका मिले। मुझे लगता है विश्व दीपक के इस कदम से बहुत सारे लोगों को हौसला मिलेगा और वो साहस जुटा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव बब्बर साहब बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं जल्दी एक्शन होगा। अमलेंदु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो तक आए। और विवेक यादव साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। प्रियंका हमारे साथ जुड़ दी, प्रियंका आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस शो को खत्म करने के साथ एक महान शख्सियत के 2 लाइनें आपको सुनाऊंगा कि बेबसी की जिंदगी अगर आप घुटने पर जी रहे हैं उससे बेहतर है कि अपने पैरों पर जिंदगी को खत्म कर दिया जाए। यानी कि आजाद आवाज अपनी करना बहुत जरूरी है विश्व दीपक की तरह से। और जो लोग जहां भी इस तरह का काम हो रहा है उनके खिलाफ एक्शन भी होना जरूर चाहिए। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।